है ना। तो वो सारे चैप्टर्स, ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, वो सारे चैप्टर्स हम लोग 12th स्टैंडर्ड के बाद जब एंट्रेंस पढ़ाया जाएगा तब जाके पढ़ाया जाएगा एंट्रेंस के, क्योंकि एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू या पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि अभी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा के कुछ फायदा नहीं, क्योंकि अभी एग्जाम तो होने वाला नहीं आपका 11th स्टैंडर्ड का अब अपने को, लेकिन ये सारे टॉपिक्स एंट्रेंस एग्जाम में तो आएंगे। इसलिए जब एंट्रेंस पढ़ाऊंगा मैं तो उसी के साथ में 12th का एंट्रेंस होने के बाद 11th का एंट्रेंस भी आपको सिखाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्योंकि देखो आज अगर हम लोग ये पढ़ भी ले तो कुछ फायदा नहीं होगा, फायदा तब होगा जब हम लोग एंट्रेंस के टाइम पे इसका एंट्रेंस का पार्ट पढ़े। कौन सा टॉपिक, क्या बात की, क्या बोलता? मैथ्स 1 का फर्स्ट एग्जाम का कुछ सम बाकी है क्या? फर्स्ट एग्जाम का क्या क्या बोल रहे तू जाधव? सर मैथ्स 1 का फर्स्ट एग्जाम का, हाँ फर्स्ट एक्सरसाइज का ना, ये वाला सम क्या बोलते हैं, मिनट्स वाला, डिग्री मिनट्स वाला, बेटा वही बोल रहा हूँ जो कुछ भी है। क्योंकि अभी तो कैसा है, अभी तो आपका एंट्रेंस मतलब ये सब का एग्जाम में तो है नहीं अभी, अभी तो है नहीं कि चलो 11th का एग्जाम क्लियर करना है, सब कुछ पढ़ना है मुझे। अभी सब किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है आपको? एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, राइट। और एंट्रेंस का पढ़ने के लिए एंट्रेंस के टाइम पे ही पढ़ेंगे ना, तो इसलिए अभी सर ने ऐसा डिसाइड किया हुआ है। सर ने बोला कि सर आप ही अनाउंसमेंट कीजिए, इसलिए मैं अनाउंस कर रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ आर के सर कि ये सारे टॉपिक, जो 4 टॉपिक आपके मैथ्स का बाकी है, एक टॉपिक यहाँ का बाकी है, ये 5 के 5 टॉपिक ये सब एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले, और ये सब एंट्रेंस एग्जाम का जब पढ़ाया जाएगा पोर्शन तो उसी टाइम पे इसको सिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये 7 टॉपिक का एग्जाम तो होगा नहीं, है ना। टोटल जो ये 20 चैप्टर है 11th और 12th का, 11th का मिला के मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का, तो इसका तो एग्जाम होने वाला नहीं, एग्जाम तो सब कैंसल्ड हो चुका है। तो अब डायरेक्टली आपको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है और उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, राइट। तो इसलिए अभी ये सारे टॉपिक्स को हम लोग क्या करने वाले हैं बाबू? करेक्ट। अब ये बात आपने अच्छा पूछा कि सर जो 11th का चैप्टर्स है वो, तो जितना भी 12th के चैप्टर से रिलेटेड था वो सारे चैप्टर अपना हो गया। प्रोबेबिलिटी के 2 चैप्टर इसलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, नहीं तो ये प्रोबेबिलिटी स्टार्ट नहीं करने वाले थे हम लोग। हमने सोचा था कि इसको एंट्रेंस में पढ़ाऊंगा ना तो उस टाइम पे आपका ज्यादा फोकस रहेगा, लेकिन इससे रिलेटेड 12th में था 2 चैप्टर, इसलिए मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। इसलिए जितना भी 12th से रिलेटेड चैप्टर है वो सारे हो गए अपना, मतलब कुछ बाकी नहीं है। कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो 12th का कंटिन्यू चैप्टर है 11th वाला वो बाकी है, बिल्कुल नहीं, वो सब कुछ हो गया। इसलिए वो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टेंशन लेने की जरूरत तो नहीं है। ये जितने भी टॉपिक बचा ये सब इंडिपेंडेंट टॉपिक बचा। इज दैट क्लियर? हाँ, जो डिफरेंशिएशन है ना बाबू, देखो एक जन ने बोला है कि सर व्हाट अबाउट डिफरेंशिएशन, तो बेटा एक चीज याद रखना, जो डिफरेंशिएशन है या इंटीग्रेशन है 11th में तो खाली नाम है बाबू, कुछ भी नहीं उसके अंदर। 12th में सब कुछ है। तो जो हम लोग पढ़ाते हैं ना, मैं जब पढ़ाऊंगा ना आपको वैसे भी डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, तो वो पूरा बेस से ही पढ़ाता हूँ मैं, पूरा 11th स्टैंडर्ड का ही लेके पढ़ाता हूँ। तो पहले 11th का क्या क्या है वो, फिर 12th वो तो अगर 11th में पढ़ाता तो भी मुझे 12th में जाके 11th का फिर से पढ़ाना ही पड़ता, ऐसा है। तो वो तो पूरा कंटिन्यू में करने ही वाले हम लोग। डिफरेंशिएशन पहले 11th का डेरिवेटिव, बाद में 12th का डेरिवेटिव भी करने वाले, वो तो सब सीखना ही है आपको, तो 12th का डेरिवेटिव स्टार्ट करने, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डोंट वरी। ठीक है। तो एक जन ने पूछा मुझसे सर एंट्रेंस का कब पढ़ाओगे, तो बेटा याद रखना
सबसे पहले बोर्ड एग्जाम आता है कि सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम आता है? तो सबसे पहले बोर्ड एग्जाम आता है। तो हम लोग पहले 12th का बोर्ड एग्जाम, 12th के बोर्ड एग्जाम का पोर्शन हम लोग करने वाले हैं, राइट। और उसके बाद फिर हम लोग जब एंट्रेंस चालू करेंगे तो पहले 12th का एंट्रेंस करने वाले हैं, और उसके बाद 11th का एंट्रेंस। ये जितना भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, ये सारे के सारे चैप्टर का एंट्रेंस भी करना है आपको। समझ में आ रहा है? तो जो बचा है वो, और जो पढ़ा है वो, सबका एंट्रेंस एग्जाम में वापस से पढ़ना है आपको, राइट। तो वो सब करना है, तो वो सब हम लोग करेंगे उस टाइम, ठीक है। यही आपका अगर कॉलेज एग्जाम होता है, सब चीजें रेगुलर होती तो ये 7 से पोर्शन आपका नवंबर में खत्म हो जाता था। लेकिन ये तो लेक्चर नहीं है, क्लासेस नहीं है, कोई मन से करता नहीं है, बस सबको पता है चलो एंट्रेंस एग्जाम सब कैंसिल हो गया, सब पास हो गए, क्या पढ़ेंगे लोग बताओ। फिर भी हम लोग इतने एंथुसियास्टिक है कि हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको सब कुछ, ताकि भाई अभी देखो ना 12th स्टैंडर्ड अभी तक कहीं पे भी चालू नहीं हुआ है एक्सेप्ट आर क्लासेस। क्यों? ताकि हम लोग हर एक चीजें टाइम पे कंप्लीट कर सके और टाइम पे सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से हो पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट है। और ये सारी चीजें इनिशिएटिव लेते हैं आर के सर, करेक्ट है। तो ये आर के सर की वजह से ही सब कुछ पॉसिबल है। सब प्लानर मास्टरमाइंड वही बंदा है, याद रखना। वही सब एकदम बढ़िया से प्लानिंग कर पाते हैं, नहीं तो बाकी कोई इतना आगे का सोचता भी नहीं है ना। अभी तक सब सोच रहे हैं कि पता नहीं 12th का भी एग्जाम होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन सोचो, हम लोगों ने एकदम प्लानिंग से तैयार है कि हाँ भाई हमें करना है, हमें सारे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने हैं, राइट ना। ये सारी प्लानिंग से सारी चीजें हैं, ओके ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग पढ़ते हैं बेटा बेस लॉ। तुमको बेस लॉ होता क्या है पहले वो समझ। आई एम पी फॉर्मूला P of A by C is equal to P of A into P of C by A। देखो फॉर्मूला याद रखना कितना सिंपल है, ध्यान से देखो यहाँ पे। P of A by C is equal to, इसका उल्टा करने का, A by C का उल्टा क्या होगा, C by into A। ये सेम यहाँ पे लिखने का, प्लस फिर P of B into P of C by, राइट। फिर से एक बार बोलता हूँ, देखो इसका उल्टा कर दिया, लिख दिया इनटू पी ऑफ ए, सेम लिखा है यहाँ पे। दूसरा इसी से रिलेटेड, ए की जगह पे बस बी लिखना है, ए की जगह पे बी। सपोज अगर इसी फॉर्मूले को अगर मुझे पी ऑफ ए बाय सी की जगह पे बी बाय सी लिखना है तो कैसे यूज करूंगा, वापस से इसको उल्टा कर दो, पी ऑफ सी बाय बी, डिनोमिनेटर में क्या है पी ऑफ बी लिख दिया। अब इस पूरे टर्म को यहाँ पे लिख दो, राइट। और दूसरा टर्म जहां जहां बी है वहां वहां पे ए लिख लो, करेक्ट। तो इन दिस वे ये फॉर्मूला बन गया। तो ऐसे फॉर्मूला आपको याद रखना है, इट इज वेरी इजी वे टू रिमेम्बर द फॉर्मूला, करेक्ट। बेस लॉ होता क्या है, बेस इज नेम ऑफ मैथमेटिशियन हु हैज गिवन द फॉर्मूला टू सॉल्व द प्रॉब्लम, to solve the problem in which
more than one conditions are given to you, या one more than one conditional probability is given to you, so that kind of problem we have to solve by using Bayes law. वो प्रॉब्लम जिसमें एक से ज्यादा टाइम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया रहता है उसको हम क्या बोलते हैं बाबू? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अरे यार वो लाइट तो आ रहा है, अभी क्या कर सकते बताओ? अमित बोल रहा है कि सर वो लाइट आ रहा है, अभी क्या करो? वो लाइट मार रहा है तो क्या करूंगा बताओ अमित? अभी बंद कर दो तो दिखेगा ही नहीं। दिख रहा है? अभी दिख रहा है अमित? देखो थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो सकता था वो मैंने किया। ओके डन। चलो लेट्स स्टार्ट। जल्दी लिखो, फास्ट फॉर्मूला, राइट ऑन फॉर्मूला। डन। ओके ओके ओके। सब लोग एक्सरसाइज 9.4 ओपन करो बेटा। और सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 7। आप थोड़ा रीड करो, बहुत आजकल क्या है डायग्नोसिस ये वो ज्यादा चल रहा है ना, इसलिए मैंने सोचा कि उससे रिलेटेड सब लेते हैं। रीड द क्वेश्चन नंबर 7। पहला रीड करो बाबू, क्या लिखा है? और डॉक्टर इज कॉल्ड टू सी ए सिक चाइल्ड। एक डॉक्टर को बुलाया एक बुखार हुआ बच्चे को, बीमार हुए बच्चे को चेक करने के लिए। The doctor has prior information that 80% of sick children in that area have the flu, while 20% are sick with the measles. उसने क्या बोला? उस डॉक्टर को पहले से पता है कि इस एरिया में 80% जितने भी सिक चाइल्ड है ऑल आर, सबके सब किससे ग्रसित है बेटा? फ्लू से। और जो 20% है उनको चिकन पॉक्स हुआ है बेटा, उसको मिजल्स बोलते हैं। चिकन पॉक्स मतलब समझते हो ना आप? बोलते हैं घर में माता जी आई है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड एज चिकन पॉक्स या मिजल्स। assume that there is no other disease। ये मान के चलो कि एरिया में दूसरा कोई डिजीज नहीं है, जैसे इस टाइम पे है। आजकल एरिया में खाली कोरोना दिखता है बेटा, दूसरी जितनी बीमारियां थी ना, चाहे टाइफाइड हो, मलेरिया हो, है कि नहीं, हार्ट अटैक हो, आजकल इससे लोग मरना बंद हो गए, खाली बस कोरोना से मरते हैं। ठीक है ना बेटा? और सबको खाली कोरोना हुआ है। सेम थिंग है। आगे लिखा है a well known symptom of measles is a rash. From the past record it is known that the chance given that sick is suffering from measles is not 0.95। उसने बोला सबको पता है कि measles का वेल नोन सिम्टम क्या है बेटा? बॉडी पे रैश होता है। मतलब अगर किसी के बॉडी पे रैशेस मिलता है तो 95% ये माना जाएगा कि वो जो बीमार बच्चा है वो किससे हुआ है? measles से हुआ है, चिकन पॉक्स से हुआ है। However, occasionally
children with the flu or develop rash. और कभी कभी ऐसा भी है कि जिनको फ्लू से बीमार है बेचारे, उनके बॉडी पे भी थोड़ा बहुत रैश हो सकता है और उसके चांसेस 0.08. Upon examining the child, a doctor find a rash. सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे ही उस बच्चे को उसने एग्जामिन किया तो उसके बॉडी पे उसको रैश मिला. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? रैश मिला. अब क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स? और अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है कि चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स, राइट? सब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए. अब इसमें 3 इवेंट दिख रहे हैं मुझे. मुझे कितने इवेंट दिख रहे हैं बाबू? 3 इवेंट. कौन से इवेंट दिख रहा है? सबसे पहला इवेंट नंबर 1, लेट A be the event of child is suffering from flu. B be the event of child is suffering from measles, right? Yes. Question number 7. C be the event of child have rash. देखो 3 चीजें इसमें जिक्र है, एक फ्लू, दूसरा मिजिल और तीसरा रैश. मैंने तीनों को इवेंट अज्यूम कर लिया. सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखो, क्वेश्चन ऐसा पढ़ो ताकि वो क्वेश्चन आपके दिमाग में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक रहे. अगर नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते, राइट? आप देखो, प्रोबेबिलिटी दैट अ चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम फ्लू कितना दिया है? P of E दिया है 0.95. P of B भी दिया है 0.08, राइट? ध्यान से देखो हाँ बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है. अब वो क्या बोल रहा है, आप ध्यान से देखो. अब आगे क्या बोल रहा है? A doctor has prior information that 80% of sick children is having, और 80%, सॉरी ये कितना है? 80%. ये कितना होगा? 20%. 80% का मतलब है 80/100. 20/100. 20/100 का मतलब आ गया 8/10, राइट ना? और ये आ गया 2/10. आप 10 में रखो ताकि कैलकुलेशन करना अपने लिए इजी रहे. ठीक, डन. अब आगे देखो, हम लोग को इसके नीचे लिखना चाहिए था क्या? फिर आएगा नहीं, कंप्लीट नहीं हो पाएगा. काम करता हूँ इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ. ठीक है, अब देखो आगे क्या बोला है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में लिखा है चांसेस ऑफ हैविंग रैशेस. चांसेस ऑफ हैविंग रैशेस, चांसेस का मतलब प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग रैशेस. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग रैशेस. रैशेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैशेस, राइट? It is already given that the child is suffering from measles. मतलब B, याद है ना मैंने क्या बोला था? C/B क्या होता है बेटा? Probability of C where B is already exist. Probability of C where B is already exist. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अपने को फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी वेयर बी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रैश इज गिवन, राइट है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ रैश दिया हुआ है, लेकिन उसके साथ में क्या है?
उस बच्चे इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स, और कितना परसेंट है बेटा? 0.95, मतलब 95 अपॉन 100, राइट है ना? अब देखो ये सब 100 में आएगा बेटा, एक काम करते इसको भी 100 में रखते हैं, 10 में नहीं रखते, है ना? अच्छा, दूसरा आगे देखो, लिखा है ओकेजनली, मतलब रैशेस तो है, ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ रैशेस ही है, लेकिन वो चाइल्ड का विच इज सफरिंग फ्रॉम फ्लू, एंड दैट इज गिवन एज 0.0, राइट? एक आपको फ्लो चार्ट बना के देता हूं तो और थोड़ा अच्छे से समझ जाएगा। देखो ये चाइल्ड है, राइट? सिक चाइल्ड, ये जो सिक चाइल्ड है ये दो चीजें से ग्रस्त है बेचारे, राइट? एक, एक फ्लू से और दूसरा मेजल्स, ठीक है? और फ्लू हो या मेजल्स हो, दोनों का चांसेस है रैश। तो मैंने इसको ए लिया, इसको बी लिया और इसको सी लिया, ध्यान से सुनो हाँ बेटा, राइट? देखो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, मैंने क्या बोला था, वो हमेशा टॉप पे रहता है, और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है वो नीचे रहता है। तो जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय सी बोलता हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लू वेयर रैश इज ऑलरेडी देयर, probability of A where C is already exist. That is called as P of A by C. जब मैं P of B by C का बात बोलता हूँ, तो probability of measles, suffering from measles, which is already having rash, that is called as B by C. लेकिन जब मैं इसको P of C by A बोलता हूँ, तो C by A का मतलब होता है probability of rash, लेकिन वो रैश किसकी वजह से डेवलप हुआ है? ड्यू टू फ्लू, ड्यू टू फ्लू, करेक्ट? और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाय बी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रैश, बट वो रैश किसकी वजह से डेवलप हुआ है? मिजल्स की वजह से। इज दैट क्लियर? तो देखो यहाँ पे क्या दिया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैश दिया, देखो ना, चांसेस ऑफ हैविंग रैश, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रैश ड्यू टू measles 0.9% and due to flu 0.08%. Is that clear? देखो ये फ्लो चार्ट है इसका। अब सुनो, अब निकालना क्या है? तो उसने बोला है upon examining the child doctor has find the rash। अब देखो ऑलरेडी रैश है बॉडी पे, जब बच्चे को देखा तो उसके बॉडी पे रैश था, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? वो डिनोमिनेटर पे रहेगा क्योंकि इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? क्या बोला है उसने? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम measles, मतलब अपने को निकालना है B by C, प्रोबेबिलिटी ऑफ measles निकालना है where rash is already there. So let B by C be the event of child is suffering from measles where dash is on child, right?
यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू प्लेस लॉ P of B by C is equal to P of B into P of C by P of B, P of C by B plus P of A into P of C by B. देखो मैंने आपको ट्रिक ऐसा बताया कि आपको ये फॉर्मूला लर्न करने का जरूरत नहीं है, आप देख पाओगे, राइट ना। अब इसमें बस क्या करना है बेटा, वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना है। तो P ऑफ B की वैल्यू कितना है 20/100, P ऑफ C बाय B की वैल्यू कितना है 95/100, P ऑफ A 80/100, P ऑफ C बाय A 8/100, 20/100, 95/100, राइट। तो मैं कैलकुलेट करता हूं, आप पहले इसको लिख लो फटाफट, राइट ऑन फास्ट। आप यहां तक पहले लिख लो, फिर कैलकुलेशन करके देता हूं।
सब लोगों ने लिख लिया क्या? प्लीज रिप्लाई। हाँ ठीक है, कैलकुलेशन देख लो। देखो देखो, हर एक टर्म में आपको ना दो दो हंड्रेड दिखेगा, सब में से दो दो हंड्रेड निकाल दो। तो जैसे ही आप दो दो हंड्रेड निकालोगे ना, तो ऊपर बचेगा 20 एंड 95, नीचे बचेगा 80 एंड 8, और इधर बचेगा 20 एंड 95, बराबर। ऊपर में से 20 कॉमन ले लो, नीचे में से भी 20 कॉमन ले लो। राइट, तो ये 20 और ये 20 हो गया कट, तो 95 अपॉन कितना आ गया, 32 प्लस 95 अपॉन बी बाय सी का आंसर कितना आ गया बेटा, 95 अपॉन 127। ठीक है, देख लो, राइट ऑन फास्ट। चलो, जिसका भी हो जाएगा ना, रीड क्वेश्चन नंबर 8। जैसे हो जाएगा प्लीज रिप्लाई एंड रीड क्वेश्चन नंबर 8। रीड क्वेश्चन नंबर 8।
चलो भाई, आई होप कि सबका हो गया रहेगा लिख के, राइट ना बाबू। देखो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है 2% of population have the certain blood disease of a serious form. 10% have it in the mild form. 88% don't have it all. A new blood test is developed. ठीक है? The problem of probability of testing positive is 9/10 if subject has serious form. 6/10 if the subject has mild form, and 1/10 if the subject does not have any disease. ठीक है बाबू, आप ध्यान से सुनो। यहाँ पे तो यार तीन तीन चीजें दिया हुआ है, तीन तीन कंडीशन दिया हुआ है। तो जैसा वहां पे मैंने ए बी लिया था, यहाँ पे अपने को ए बी सी लेना पड़ेगा। तीन हो गया स्टार्टिंग का कंडीशन। तो फिर उसमें जो सी लिया था उसकी जगह पे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डी ले लो, ई ले लो, पी ले लो, एक्स ले लो, जो मांगता है वो ले लो, राइट है। लेकिन यहाँ पे दो की जगह पे तीन है, लेकिन फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं है। इज दैट क्लियर? तो सब लोग यहाँ पे देखें क्या करना है। अब इसमें एक सीरियस ब्लड डिजीज, दूसरा माइल्ड माइल्ड ब्लड डिजीज, और तीसरा नो ब्लड डिजीज। तो लिखेंगे हम लोग लेट A be the event of person has serious blood disease. ठीक है, be the event of a person has mild blood disease. C be the event of no blood disease. Okay, a सबसे इंटरेस्टिंग X be the event of blood test is positive. डन। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट P ऑफ A दिया है, कितना दिया है बाबू? P ऑफ A दिया है 2%, मतलब 2/100। P ऑफ B दिया है 10%, मतलब 10/100। P ऑफ C दिया है 88%। ओ माय गॉड, करेक्ट। ओके, अब P ऑफ X बाय A दिया है, P ऑफ X बाय B दिया है, P ऑफ X बाय C दिया है। मतलब P of positive test by serious blood, probability of positive test by mild disease, and probability of positive test by no disease। कितना दिया है बेटा? तो X by A दिया है 9/10, X by B दिया है 6/10, and X by C दिया है 1/10। ओके, अब निकालना क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो पूछा है ओके, अ सब्जेक्ट इज टेस्ट पॉजिटिव, भाई पॉजिटिव है। ओके, तो देखो यहाँ पे लिखूंगा नेक्स्ट, पॉजिटिव है मतलब एक्स आ गया डिनोमिनेटर में। अब आगे क्या बोला?
what is the probability that subject has serious form of disease? मतलब probability that serious form मतलब x a by x निकालना है, right? क्या निकालना है? a by x. So let a by x be the event of event of event of person has serious form of disease, right? Serious form of disease. अब क्या लिख देंगे? according to Bayes law. यहाँ पे लिखूं, आएगा क्या? According to Bayes law, P of A by X. तो ऊपर क्या होगा बेटा? P of X by A, राइट? इसके बाद क्या हो जाएगा? P of A into P of X by A, P of B into P of X by B, and P of C into P of X by C. अच्छा, अभी मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा बेस लॉ का समय? तो देखो, हम लोग ने लास्ट टाइम भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सम किया था, लेकिन एक सम में खाली एक ही कंडीशन दिया था, बट इसमें क्या है बेटा? एक से ज्यादा कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज की होती है, तो समझ में आ जाता है कि ये सम किसका है? बेस लॉ का सम। तो बेटा बस अब सब्स्टिट्यूट करना है, इसको सॉल्व करना है, मैं कैलकुलेशन बताता हूँ आपको, यू जस्ट राइट अप टू हियर। चलो फास्ट। कोमल, कोमल, इनका
चलो बच्चों लोग डन। लिखने के बाद प्लीज रिप्लाई।
ओके डन। चलो बढ़िया है, देख लो आगे कैलकुलेशन। हाँ 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 हाँ, करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे प्लस है। देखो क्या करना है बाबू, क्या करना है बोलो। टेक 10 और 100 कॉमन, ऊपर क्या बचेगा 2 into 9, नीचे क्या आएगा 2 into 9, 10 into 6, 88, राइट है। सब में से 2 कॉमन ले लो, 9 क्या है, 2 कॉमन ले लो, ऊपर बचेगा 9, 9 5 into 6, तो कितना आ गया बाबू 9 अपॉन, कितना आ गया बाबू, कितना आ गया 9/83, करेक्ट है। चलो लिख लो फटाफट, राइट ऑन पास।
हो गया बच्चा? ओके, नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 10। 10th वाला रीड करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में। देयर आर 3 सोशल मीडिया group on the mobile. There is 3 social media group on the mobile: group 1, group 2, group 3. The probability that the group 1, group 2, group 3 sending a message on sports are 2/5, 1/2, 2/3 respectively. The probability of opening the message by group 1, group 2 and group 3 are 1/2, 1/4, 1/4 respectively. Randomly, one of message is opened and found a message on sports. What is the probability that the message was from the group 3? करेक्ट है बाबू, ध्यान दे दो अभी अच्छे से। लेट कितने ग्रुप है बेटा? 3, ए बी सी। लेट ए be the event of message opened by group 1. Be the event of message opened by 2. राइट, और एक इवेंट और दिया है स्पोर्ट्स करके, राइट ना बेटा? तो लेट एक्स बी द इवेंट ऑफ that message from on sports is same. ठीक है, तो देखो चारों इवेंट आ गया। ऑलरेडी पी ऑफ ए दिया है, पी ऑफ बी दिया है, पी ऑफ सी दिया है। कितना दिया है बाबू? 2/5, 1/5, 1/2 एंड 2/3, राइट। उसके बाद आ गया पी ऑफ एक्स बाय ए, एक्स बाय बी, एक्स बाय सी, 1/2, 1/4, 1/4, 1/2, 1/4, 1/4, राइट है। according to Bayes law, आपने को निकालना क्या है? फाइंड क्या करना है? तो उसने बोला है what is the probability that the message from the group 3, मतलब सी विल बी टॉप, और मैसेज को सेंड किया गया है। तो क्या आ जाएगा बेटा? सी इंटू एक्स बाई सी, ए इंटू एक्स बाय ए, बी इंटू एक्स बाय बी and c into x by c. right बाबू? now put the value p of c कितना? 2/3, x by c 1/4,
2/3, 1/4, 1/2, 1/4, 2/5, 1/2। बैठे बाबू, बस इसको सॉल्व करना है, विल गेट द आंसर। चलो कंप्लीट करो तो जल्दी जल्दी फटाफट। एक तो खुद से सॉल्व करो कैलकुलेशन, सब राम सर ही करके दे।
चलो हो गया क्या? कितना है आंसर? किसी ने अभी तक आंसर नहीं भेजा मुझे। ओ यस, देखो भाई आंसर आ गया। चलो अभी लिखो, रीड करो क्वेश्चन नंबर 3। चलो भाई चलो, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो। और देखो फोर्थ वाले में तो ऑलरेडी सब कुछ डेटा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 वो डिजीज वाला है, वो भी हो गया अपना। 5 भी सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 3 एक बता देता हूँ आपको। चलो रीड करो क्वेश्चन नंबर 3। एक लेक्चर और लगेगा, ऑड्स वाला पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। ये लेक्चर बेस लॉ का, नेक्स्ट लेक्चर में ऑड्स पढ़ाऊंगा। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो, क्या लिखा है। There is a working woman hostel in a town where 75% are from the neighboring town and the rest of all are from the same town. 48% of the women who help from the same town are graduates and 83% of women who has come from the neighboring town are also graduates. Find the probability that the women's selected at a random is a graduate from the same town, right? तो देखो बेटा क्या लेंगे हम लोग, A and B. Let A be the event of woman is from same town, and B be the event of neighboring town, right? C be the event of women are graduate, right?
तो देखो P ऑफ A दिया है, P ऑफ B दिया है, एंड आगे P ऑफ C बाय A दिया है, एंड P ऑफ C बाय P of A is how much? 25% 25% means 25/100. P of B कितना दिया है बेटा? 75%, मतलब 75/100. C by A कितना दिया है? 48/100. एंड C by B कितना दिया है? 80 by. अपने को निकालना क्या है बाबू? तो बोला है find the probability that women selected at random is graduate from the same town. Same town मतलब A. तो let C by A, A by C be the event of selected graduates from same town according to case law of A by आएगा law of A वो मारे थे उनके हाथ में, आपको मारना चाहिए था, तेज का बोलना चाहिए था, काट उठा। मेरा उल्टा हाथ से लगा। ए, आवाज आ रहा है? कौन बोल रहा है? B into P of C by B. P of C into P of C by राइट है बाबू? तो देखो ये दो वाला ही है. चलो फटाफट पुट द वैल्यू, कैलकुलेट द आंसर. चलो डू इट फास्ट, कैलकुलेट कर लो फास्ट.
डन? ओह इट्स ग्रेट। ठीक है बच्चा लोग, बस एक लेक्चर और लगेगा। यस यस यस, एक लेक्चर, वन लेक्चर मोर फॉर आवर्स, लास्ट एक्सरसाइज। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टे सेफ, बाय बाय।